Assalamu alaikum. I am Noor, a student of BS Radiology 3rd semester, and today I am here to explain my topic, inflammation. What is inflammation? The protective response of vascular tissue to microbial invasion, burn, ischemia inside endothelium that brings about some changes is called inflammation. Inflammation हमारे पास एक protective response है vessels के अंदर का, और इस रिस्पॉन्स में कुछ चेंजेस आ रही होती हैं। और क्यों होता है ये? जब माइक्रोबियल इन्वेजन होता है, बर्न होता है, या फिर इस्कीमिया हो जाता है एंडोथेलियम के अंदर, तो ये हमारे पास प्रोटेक्ट करने के लिए वेसल को इंजरी से इन्फ्लेमेशन होती है। Now, in response to microbial invasion or injury, neutrophils, macrophages, etc. migrate to inflammation site to produce their effect. अब क्या होता है कि जब माइक्रोबियल इन्वेजन हो गया या इंजरी हो गई है, तो कुछ होस्ट सेल्स होते हैं हमारे इम्यूनिटी सिस्टम्स के, जिसको न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस कहते हैं। वो माइग्रेट कर जाते हैं इन्फ्लेमेशन साइड पर और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लाइक यू कैन सी यहाँ पे मैस्ट सेल जो हैं वो कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ करते हैं, मैक्रोफेजेस इनगल्फिंग का काम करते हैं। इनसाइड द ब्लड वेसल्स जो होते हैं हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये हमारे पास इन्फ्लेमेशन साइड पे पहुँच के अपने इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। Now, what are the advantages of inflammation? Recruitment, movement of host defense cells, neutrophils, macrophages, etc. अब रिक्रूटमेंट कहते हैं सिलेक्शन को। अब हमारे पास इसमें होता क्या है कि इन्फ्लेमेशन साइट के ऊपर कुछ सेल्स की रिक्रूटमेंट होती है, यानी कि हमारे होस्ट सेल्स या इम्यूनिटी के या फिर डिफेंस सेल्स आप कह सकते हैं, उनकी मूवमेंट हो जाती है ऑन द साइड ऑफ इन्फ्लेमेशन। उनमें हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं। इन्फ्लेमेशन वॉल ऑफ इन्फेक्टेड ट्रोमेटाइज्ड एरिया सो इट डज़ नॉट स्प्रेड। अब इन्फ्लेमेशन क्या करती है? उस इन्फेक्टेड एरिया को वॉल ऑफ कर लेती है, उसके इर्द गिर्द बैरियर बना लेती है, जिसकी वजह से वो स्प्रेड नहीं कर पाता। If microbe is present at inflammation site, leukocyte will phagocytose. अब अगर इन्फेक्शन साइट के ऊपर कोई माइक्रोब है तो वॉल ऑफ करने के बाद वो हमारे पास ल्यूकोसाइट उसको इनगल्फ कर लेगा, हेल्प टू गेट रिड ऑफ कॉज ऑफ इंजरी। अब वॉल ऑफ करने के बाद वहाँ पे कॉज जो है वो आइडेंटिफाई होगी और उससे निजात दिला देगा हमारे पास हमारा इम्यूनिटी रिस्पॉन्स। या तो वो फैगोसाइटोसिस होगी या फिर वहाँ पे उसको किल कर दिया जाएगा। Because of injury necrosis, cellular debris is created. Inflammation helps to clear it. अब इंजरी हो गई है, वहाँ पे सेल डेथ भी हो सकती है, नेक्रोसिस जिसे कहते हैं। तो सेल डेथ की रिस्पॉन्स में वहाँ पे डेड सेल्स की डिब्रिस बन जाती है, ये उसको भी क्लियर करता है इन्फ्लेमेशन। सेट्स कंडीशन फॉर रिपेयरिंग प्रोसेस। अब ऐसी कंडीशंस वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रोसेस सेट कर देता है जिसके बाद रिपेयर स्टार्ट हो सके। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म? ऑफेंडिंग एजेंट इंडोथेलियल इंजरी। अब कोई ऑफेंडिंग एजेंट आया है जो कि कोई बैक्टीरियल या फिर वायरल पार्टिकल हो सकता है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, कुछ इंडोजीनस सब्सटेंस भी हो सकता है, उसने इंडोथेलियल इंजरी कॉज की। उसके बाद उसकी रिकग्निशन हुई। रिकग्निशन में डेंड्रिटिक सेल्स, मास्ट सेल्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स और मैक्रोफेजेस इन्वॉल्व थे। इन सब ने जब उसको रिकग्नाइज़ किया तो मीडिएटर्स रिलीज़ की। मीडिएटर्स ने ब्लड वेसल्स के ऊपर एक्ट किया और दो तरह के चेंजेस आए, वेस्कुलर चेंजेस एंड सेलुलर चेंजेस। रिस्पॉन्स टू दीज चेंजेस इन vessel dilates, permeability increase, and some components leak out towards the injury site, example neutrophils, macrophages and plasma cells. अब जैसे मीडिएटर्स ने एक्ट किया तो वेस्कुलर चेंजेस आए। उन वेस्कुलर चेंजेस में क्या क्या हुआ कि वेसल डायलेट कर गई और उसकी परमेबिलिटी इंक्रीज़ कर गई। परमेबिलिटी जैसे इंक्रीज़ की तो उसके अंदर के कुछ कंपोनेंट्स लीक आउट कर गए, जिनमें न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस और प्लाज्मा सेल्स थे। वो साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे पहुंच गए, साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंच गए। नाउ इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स, एक्यूट इन्फ्लेमेशन एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, दो तरह के रिस्पॉन्सेज होते हैं इन्फ्लेमेशन के। व्हाट इज एक्यूट? इफ ल्यूकोसाइट बिकम सक्सेसफुल इन किलिंग माइक्रोब्स विद इन शॉर्ट टाइम एंड रिएक्शन इज सबसाइडेड, दैट विल बी टर्म्ड एज एक्यूट इन्फ्लेमेशन। अगर तो ल्यूकोसाइट जो है वो हमारे पास कॉज ऑफ इंजरी को या फिर जो माइक्रोब है उसको शॉर्ट टाइम के अंदर अंदर किल कर देते हैं और रिएक्शन को ख़त्म कर देते हैं, तो इसको एक्यूट इन्फ्लेमेशन कहते हैं। Takes some hours to some days. Neutrophil involved systemic signs or prominent tissue injury is limited. अब हमारे पास एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होगी? ये शॉर्ट टाइम होगा, इसमें कुछ आवर्स से कुछ डेज तक का वक्त इन्वॉल्व होगा। हमेशा एक्यूट इन्फ्लेमेशन जो है वो न्यूट्रोफिल्स की इन्वॉल्वमेंट से प्रोसीड करती है। इसके सिस्टेमिक साइंस जो होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, विजिबल होते हैं, और टिश्यू इंजरी जो होती है वो लिमिटेड होती है।
What is chronic inflammation? If acute inflammation cannot subside reaction and gets longer, this converts to chronic inflammation. अगर तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन नहीं कर पाई हमारे पास रिएक्शन को सबसाइड और ख़त्म नहीं हो पाया वहाँ से इन्फेक्शन, तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा. Gets prolonged, macrophages and lymphocytes involved, systemic signs are not prominent, tissue injury is progressive. क्या होता है हमारे पास chronic inflammation में? It gets prolonged, यानी कि वक्त के साथ बढ़ती जाती है. और जिस तरह acute inflammation में हमारे पास neutrophils involved थे, इसमें हमारे पास macrophages और lymphocytes involved होंगे. एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सिस्टेमिक साइंस जो थे वो बहुत प्रोमिनेंट थे, लेकिन क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जो है वो हमारे पास प्रोसीड करती रहेगी अंदर ही अंदर बॉडी के, लेकिन इसके सिस्टेमिक साइंस जो है वो नहीं डेवलप होंगे इतनी जल्दी. टिश्यू इंजरी प्रोग्रेसिव होगी, यानी कि सिस्टेमिक साइंस नहीं आ रहे, वी आर नॉट क्योरिंग इट, तो हमारे पास ये प्रोग्रेस करती जा रही है टिश्यू की इंजरी में. हाउ इन्फ्लेमेशन इज़ डिफेक्टिव? इन्फ्लेमेशन इज़ प्रोटेक्टिव बट समटाइम्स इट कैन बी डिफेक्टिव. प्रोटेक्टिव में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इंक्रीजेज एंड माइक्रोब्स क्लियर्ड. इन्फ्लेमेशन इंक्रीज होती है, होस्ट सेल्स की रिक्रूटमेंट साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन पे ज़्यादा होती है, वो फैगोसाइटोज करते हैं और माइक्रोब क्लियर हो जाता है. लेकिन डिफेक्टिव कैसे हो सकती है? कॉज इलनेस, पेशेंट विद बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड कीमोथेरेपी. अब किन लोगों में ये इलनेस कॉज करती है? जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ हो या उनमें कीमोथेरेपी हो. बोन मैरो सप्रेस्ड बाय इन्फ्लेमेशन. अब जिन लोगों में बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ उनमें कोई इंजरी वगैरह हो गई है, तो इन्फ्लेमेशन जब प्रोड्यूस होगी तो बोन मैरो स्प्रेस होगा. जैसे ही बोन मैरो स्प्रेस होगा तो 75% ऑफ बोन मैरो इज़ इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोसाइड. तो बोन मैरो स्प्रेस हो गया तो ल्यूकोसाइड की प्रोडक्शन भी स्प्रेस होगी. नाउ इफ़ माइक्रोब अटैक, वीक इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स विल बी प्रोड्यूस. अब ल्यूकोसाइड ही कम आ रहे हैं तो माइक्रोबियल इन्वेजन जब होगा तो उसके रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेशन बहुत कम प्रोड्यूस होगी. इन्फ्लेमेशन टर्मिनेट्स द रिएक्शन एंड रिपेयर स्टार्ट, आइदर रीजनरेशन रिपेयर अलॉन्ग विद द स्कार. अब क्या कहते हैं? इन्फ्लेमेशन जैसे ही टर्मिनेट होती है तो रिपेयर स्टार्ट होता है. अब दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या तो रीजनरेशन होगी उस साइट पे, यानी कि बिल्कुल ही न्यू सेल्स बनेंगे, या तो रिपेयर स्टार्ट होगा, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेल्स के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी कि वो ठीक होंगे. लेकिन हमारे पास रिपेयर के रिस्पॉन्स में वहाँ पे स्कार की प्रोडक्शन भी होगी, लेकिन रीजनरेशन की सूरत में स्कार प्रोडक्शन नहीं होगी. नाउ व्हाट आर द कार्डिनल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन? Signs of inflammation were given by Celsus 2000 years ago. हमारे पास सेल्सस ने कार्डिनल साइंस दिए थे, जिनमें फर्स्ट तक कैलर, बिकॉज ऑफ डायलेटेड वेसल हाई ब्लड सप्लाई अकर एरिया बिकम्स हीटेड. कैलर मीन्स हीट. अब हमने पढ़ा था कि मीडिएटर्स जब एक्ट करते हैं तो वेस्कुलर चेंजेस आते हैं, वेस्कुलर चेंजेस के नतीजे में वेसल डायलेट करती है. डायलेटेड वेसल में ब्लड भी ज़्यादा आ रहा है, देन अलॉन्ग विद ब्लड हीट इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड. तो ये फर्स्ट कार्डिनल साइन है कि इन्फ्लेमेशन साइट हीटेड होगी. रूबर, रेडनेस, रिच ब्लड सप्लाई एट इन्फ्लेमेशन साइट कॉज रेडनेस. अब ज़्यादा ब्लड सप्लाई आ रही है तो वहाँ पे रेडनेस भी प्रोड्यूस होगी. स्वेलिंग और ट्यूमर, बिकॉज ऑफ डायलेटेड वेसल स्वेलिंग अकर. डॉलर, पेन इज फेल्ट एट इन्फ्लेमेशन साइट. अब ये चार हमारे पास बेसिक कार्डिनल साइन थे. ब्लड वेसल जो है वो डायलेट कर गई, वहाँ पे ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो गई, हीट ज़्यादा हो गई. कैलर, ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से ही हमारे पास वहाँ पे रेडनेस आ गई. रूबर, फिर उसके बाद वहाँ पे हमारे पास डायलेटेड ब्लड वेसल की वजह से हमारे पास वो स्वेलिंग सी फील हुई, दैट इज़ ट्यूमर. और वहाँ पे पेन स्वेलिंग की वजह से हो रहा है, दैट इज़ डॉलर. Now, fifth cardinal sign was given by father of modern pathology, virtue, that was functionalasia being functionless. Because of swelling and pain, we cannot use that inflamed side. अब virtue ने क्या explanation दी थी कि वहाँ पे swelling हुई होती है, that was tumor, and dollar, that was pain. इन दो कार्डिनल साइंस की वजह से हम लोग अपनी उस इन्फ्लेम्ड साइड को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं कर सकते. That is functionalasia. We cannot write with infected inflamed organ or finger. यानी कि हमारे अगर फिंगर के अंदर स्प्लिंटर लग गया है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस होगी, जिसकी वजह से हमारे पास फिंगर की स्वेलिंग भी होगी और वहाँ पे पेन भी होगा. देन वी कैन नॉट होल्ड आवर पेन और पेंसिल एंड वी कैन नॉट राइट. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ functionalasia. What is the sequence of inflammation? सबसे पहले हमारे पास कॉज आएगी,
जो कि हमारे पास बैक्टीरियल, वायरल या फिर पैरासिटिक इन्फेक्शन हो सकता है। हमारे पास एंडोथेलियम की अपनी नेक्रोसिस हो सकती है, कोई एंडोजीनस सब्सटेंस हो सकता है, कोई फॉरेन पार्टिकल हो सकता है, या फिर हमारी अपनी ही ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स या फिर हाइपर सेंसिटिविटी, ये कॉजेज़ हो सकती है। कॉज की रिकग्निशन होती है हमारे पास, जो कि स्पेसिफिक सेल्स अपने रिसेप्टर्स के ज़रिए करते हैं। फिर वही हमारे पास सेल्स मीडिएटर रिलीज़ करते हैं। मीडिएटर जो हैं वो ब्लड वेसल के अंदर वेस्कुलर और सेलुलर चेंजेस लाते हैं। फिर उसके बाद फैगोसाइटोसिस होती है और क्लियरेंस होती है कॉज की। नाउ व्हाट इज़ द फर्स्ट कॉज? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल एंड पैरासिटिक इन्फेक्शंस। इन्फ्लेमेशन डिपेंड्स अपॉन एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन। अब ये डिफरेंट तरह के इन्फेक्शंस जो होते हैं ये कॉज बनते हैं इन्फ्लेमेशन के, और इन्फ्लेमेशन कितनी ज़्यादा होगी वो डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितना ज़्यादा, और इन्फ्लेमेशन कैन गो फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर एंड बिकम प्रोग्रेसिव। Endothelial necrosis, most commonly caused by ischemia, hypoxia or any foreign chemical agent. अब एंडोथेलियम के अपने अंदर ही नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई है। वो किस वजह से होगी? या तो इस्कीमिया हो गया यानी कि ब्लड सप्लाई कम आ रही है, न्यूट्रिशन कम पहुंच रही है, या फिर हाइपोक्सिया हो गया यानी कि ऑक्सीजन कम पहुंच रही है उस एरिया पे, तो वहाँ पे सेल डेथ स्टार्ट हो जाएगी। दिस इज एंडोथेलियल नेक्रोसिस। Third is foreign bodies. If some foreign bodies irritate the cell, example dust particle or splinter etc., can cause inflammation by causing irritation to endothelium. अब कुछ foreign bodies होती हैं जैसे कि dust या कोई स्प्लिंटर वगैरह है जो कि इरिटेशन कॉज कर रहा होता है एंडोथेलियम के अंदर, तो इसकी वजह से भी हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है। एंड सम इंडोजीनस पार्टिकल सच एज कोलेस्ट्रॉल, क्रिस्टल एक्सेट्रा। नाउ इम्यून रिस्पॉन्स, हाइपर सेंसिटिविटी एंड ऑटो इम्यूनिटी, ये दो तरह के रिस्पॉन्सेज हैं जिसकी वजह से हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो सकती है। व्हाट इज़ हाइपर सेंसिटिविटी? बीइंग सेंसिटिव टू नॉर्मल एंड कॉमन सब्सटेंसेस, यानी कि वो बंदा जो है हाइपर सेंसिटिव है अपने नॉर्मल इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस से भी। या फिर ऑटो इम्यूनिटी है। इन ऑटो इम्यूनिटी एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस एंड कॉज इंजरी दैट लीड्स टू इन्फ्लेमेशन। ऑटो इम्यूनिटी में क्या होता है? बॉडी और इम्यून सिस्टम कैन नॉट आइडेंटिफाई इट्स ऑन एंटीजेंस, अपनी ही एंटीजेंस को नहीं पहचान पाती इम्यूनिटी सिस्टम, तो फिर उसके रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनानी शुरू करती है और इस तरह भी इन्फ्लेमेशन हो सकती है। आफ्टर नोइंग द कॉज, इट्स रिकग्निशन अकर्स बाय द बॉडी। अब रिकग्निशन कैसे होती है? कुछ सेल्स होते हैं डेंड्रिटिक सेल्स, मास्ट सेल्स वगैरह, ये हमारे पास रिकग्नाइज करते हैं। इसके लिए भी हमारे पास कुछ प्रोसेस होता है। Now that cause has been discussed, recognition is required. Some receptors called toll-like receptors present on the surface of the phagocytic and dendritic cells on surface of endothelium and within the cell too. अब कह रहे हैं कि कुछ सेल्स होते हैं फेगोसिटिक सेल्स और डेंड्रिटिक सेल्स, ये रिकग्नाइज कर रहे होते हैं। कैसे रिकग्नाइज करते हैं? इनकी सर्फेसिस के ऊपर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जिनको टोल लाइक रिसेप्टर्स कहते हैं। दीज रिसेप्टर विल रिकग्नाइज द माइक्रोब अकरिंग ऑन द सर्फेस। अब क्या करते हैं? ये टोल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं ये आइडेंटिफाई कर देते हैं माइक्रोब को। मैकेनिज्म क्या है? रिकग्निशन अकर थ्रू अ स्पेसिफिक पैटर्न कॉल्ड पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पाथवे और पैटर्न एंड स्टिमुलेट सेवरल प्रोटीन प्रोडक्शन। अब क्या है कि ये टोल लाइक रिसेप्टर्स जो होते हैं ये अपने स्पेसिफिक पाथवे के ज़रिए पहचानते हैं, उसको कहते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पाथवे। यानी कि कोई पैथोजन आ गया है हमारे पास एंडोथेलियम तक, उसने रसाई हासिल कर ली है, वहाँ पे उसने एक्टिवेट कर दिया है हमारे पास रिकग्निशन सेल्स को। उन रिकग्निशन सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं टोल लाइक रिसेप्टर्स, वो एक्टिव हो जाते हैं और उस पैथोजन को पहचान लेते हैं थ्रू अ पैटर्न कॉल्ड पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न। और इसके नतीजे में कुछ प्रोटीन्स की सिक्रेशन होती हैं, वो या तो सिक्रेटरी प्रोटीन्स होते हैं या साइटोकाइंस होते हैं। ये साइटोकाइंस जो है हमारे पास ब्लड वेसल पे एक्ट करते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज कर देते हैं। अब देखते हैं, हमने कॉजेज़ पढ़ी थी जिनमें मेजर 2 कॉजेज़ थी, या तो इन्फेक्शन है या तो एंडोथेलियल नेक्रोसिस है। अगर तो इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे टोल लाइक रिसेप्टर्स आएंगे। टोल लाइक रिसेप्टर्स किसके ज़रिए, किस पैटर्न के ज़रिए? पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न के ज़रिए हमारे पास आइडेंटिफाई करेंगे उस इन्फेक्शियस पार्टिकल को और साइटोकाइंस रिलीज़ करेंगे। लेकिन अगर एंडोथेलियम के अंदर इंजरी आ गई है तो उसकी कैसे होगी? क्योंकि एंडोथेलियम के अंदर इंजरी आई है
तो उसकी कॉजेज़ थी हाइपोक्सिया या नेक्रोसिस। तो मतलब ये है कि हमारे पास कोई इन्फेक्शन नहीं आया, कोई पैथोजन नहीं आया। पैथोजन नहीं आया तो पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न भी एक्टिव नहीं होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि साइटोसोलिक सेंसर्स जो हैं वो एक्टिव होंगे और डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पैटर्न एक्टिव होगा। पैथोजन अगर प्रेजेंट होगा तब ही पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर पाथवे एक्टिव होगा, लेकिन अगर नेक्रोसिस हो रही है तो डैमेज एसोसिएटेड पाथवे एक्टिव होगा। इसके नतीजे में साइटोसोलिक इन्फ्लासोम एक्टिवेट होगा और इंटरल्यूकिन 1 को रिलीज करेगा। ये इंटरल्यूकिन 1 इन्फ्लेमेशन कॉज कर देगा। Some circulatory proteins are also involved in recognition of cellular injury, that is complement system. अब फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉज के बाद रिकग्निशन हुई, रिकग्निशन के बाद आ जाते हैं मीडिएटर्स। Cytokines from toll-like receptor and interleukins from cytosolic receptors. They will act on vessel and bring vascular changes and cellular changes. अब तीसरा स्टेप क्या था? मीडिएटर्स। जब रिकग्निशन हो गई तो उन रिकग्नाइजिंग सेल्स ने कुछ मीडिएटर्स रिलीज़ किए थे। जब टोल लाइक रिसेप्टर्स के ज़रिए जब हमारे पास रिकग्निशन हुई थी तो उन्होंने साइटोकाइंस को रिलीज़ किया था, और जब हमारे पास साइटोसोलिक सेंसर्स ने रिकग्नाइज़ किया था तो उन्होंने हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 को सिक्रीट किया था, और इन्होंने हमारे पास ब्लड वेसल के ऊपर एक्ट करके कुछ चेंजेस लाए थे। उनमें पहला था वेस्कुलर चेंज। वेस्कुलर चेंज क्या होगा कि वेसल वॉल डायमीटर इंक्रीजेस, ब्लड फ्लो इंक्रीजेस, परमेबिलिटी चेंजेस। अब हम देखते हैं कि वेसल का डायमीटर बढ़ गया है, ब्लड फ्लो भी वहाँ पे बढ़ गया है और परमेबिलिटी भी इंक्रीज़ कर गई है। इसके नतीजे में कुछ कंपोनेंट सेल के अंदर और बाहर एक्सचेंज होंगे, उनके बारे में पहले देखते हैं। एक्सुडेट, ड्यू टू इंक्रीज परमेबिलिटी प्लाज्मा प्रोटीन्स and cells neutrophils leukocytes leak out having high protein content, that is called exudate. अब कहा जा रहा है कि जब परमेबिलिटी बढ़ जाती है ब्लड वेसल की इन रिस्पॉन्स टू द मीडिएटर्स, तो प्लाज्मा प्रोटीन्स और हमारे पास सेल्स जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स और ल्यूकोसाइट, ये ब्लड वेसल से लीक आउट कर जाते हैं। इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, इसको हम कहते हैं एक्सुडेट। लीकेज ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम सेल इज मेंटेन बाय हाइड्रोस्टैटिक एंड कोलॉइडल प्रेशर। अब ये दो तरह के प्रेशर्स हैं जिस पर डिपेंड करते हैं सेल्स के कंपोनेंट की लीकेज। Hydrostatic pressure tries to push out the components and colloidal pressure tries to keep in cellular components. लेकिन जैसे ही इनमें से कोई एक डिस्टर्ब होगा तो हमारे पास लीकिंग ऑफ द कंपोनेंट्स स्टार्ट हो जाएगी। Now what is transudate? Now that hydrostatic pressure increased, अब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या कर रहा था? हमारे पास कंपोनेंट्स को लीक आउट करने की कोशिश कर रहा था और कोलॉइडल प्रेशर अपने अंदर रखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन क्या हुआ कि एक्सुडेट जो है वो अगर ब्लड वेसल से निकला है तो इसका मतलब ये है ना, हमारे पास कोलॉइडल प्रेशर जो कि उन कंपोनेंट्स को अंदर रख रहा था वो कम हुआ है। कोलॉइडल प्रेशर कम हुआ है तो एक्सुडेट बाहर गया। अब देखते हैं कि कोलॉइडल प्रेशर अगर कम हो गया तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, जो कि हमारे पास कंपोनेंट्स को बाहर पुश आउट कर रहा होता है। Now that hydrostatic pressure increased, cellular components will leak out. That includes fluid, but protein content isn't high and cell are also less. And this fluid leakage is called transudate, that signifies abnormal hydrostatic pressure. अब कह रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि कंपोनेंट्स को बाहर पुश आउट करने की कोशिश करता है वो बढ़ जाएगा, तो मोर वाटर लाइक सब्सटेंस जो है वो सेल के अंदर से लीक आउट कर जाएगा। इसको हम ट्रांसुडेट कहते हैं। ट्रांसुडेट क्या सिग्निफाई कर रहा होता है? अब नॉर्मल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। सबसे पहले क्या हुआ? एक्सुडेट बाहर गया। एक्सुडेट किसकी वजह से गया? परमिबिलिटी इंक्रीज़ करने की वजह से। जैसे ही परमिबिलिटी इंक्रीज़ की तो हाई प्रोटीन कंटेंट फ्लूइड जो है वो सेल से बाहर चला गया। तो जब सेल से बाहर गया तो सेल के कंपोनेंट्स को अंदर रखने वाला प्रेशर जो था वो कोलॉइडल प्रेशर था, वो डिक्रीज़ किया है, जिसकी वजह से एक्सुडेट बाहर गया। लेकिन जैसे ही कोलॉइडल प्रेशर डिक्रीज़ किया है तो इसका मतलब ये कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ किया है, जिसने कंपोनेंट्स को बाहर धकेलना होता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से ट्रांसुडेट हमारे पास निकलेगा, जिसमें प्रोटीन कंटेंट कम होगा लेकिन उसका फ्लूइड कंटेंट ज़्यादा होगा।
Now what does transudate signifies? Signifies inflammatory disease. फॉर एग्जाम्पल पस. अब हमारे पास जो पस वगैरह जो होती है ये हमारे पास ट्रांसुडेट होती है. चेंजेस इन वेसल डायमीटर एंड ब्लड फ्लो. एज वी आर स्टडीइंग द वेस्कुलर चेंजेस, तो परमिबिलिटी की इंक्रीज होने की सूरत में ट्रांसुडेट एक्सुडेट स्केप किए. अब वेसल के डायमीटर में और ब्लड फ्लो में क्या चेंजेस आएंगी? इन रिस्पॉन्स टू इंजरी इनिशियली vasoconstriction occurs to prevent blood loss, then mediators are released and vasodilation occurs. अब इंजरी हुई है तो सबसे पहले वो वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट करेगी. जो हमारे पास बोला जाता है कि वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इज़ अ लोकल फिनोमिनन दैट इज़ अकरिंग इन द आर्ट्रियोल्स, यानी कि आर्ट्रियोल्स के अंदर वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी ताकि ब्लड लॉस ना हो. लेकिन जैसे ही वहाँ पे कॉज को आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तो मीडिएटर रिलीज़ हो जाएंगे. फिर वो मीडिएटर क्या करेंगे? वेसोडाइलेशन करेंगे. फॉर एग्जांपल हिस्टामीन इज़ द मीडिएटर दैट इज़ एक्टिंग ऑन द वेसल एंड कॉजिंग वेसोडाइलेशन. Due to leakage, RBCs in blood vessel become concentrated, viscosity increase and their motion slow down, stasis, hence redness developed. अब कहा जा रहा है कि जब एक्सुडेट और ट्रांसुडेट निकल जाते हैं तो उनमें हमारे पास कुछ ल्यूकोसाइट्स भी स्केप कर जाते हैं. इस लीकेज की वजह से आरबीसीज जो होते हैं वो ब्लड वेसल के अंदर ही जब रहते हैं तो वो कंसनट्रेटेड हो जाते हैं. विस्कोसिटी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि रेजिस्टेंस टू फ्लो इंक्रीज़ कर जाता है. उनकी मोशन भी कम हो जाती है और वहाँ पे रेड ब्लड वेसल की स्टेसिस की वजह से रेडनेस डेवलप होती है. दैट वाज द कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन. This diagram is also presenting the normal appearance of the cells inside the blood vessel, the transudate and the exudate. As you can see, hydrostatic pressure increases and colloidal pressure. हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का एरो जो है वो प्रेजेंट कर रहा है क्या कि ये सेल्स को पुश आउट करने की कोशिश करता है वेसल के अंदर से, एंड कोलॉइडल प्रेशर अपने अंदर रखने की कोशिश करते हैं. और अंदर क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं. लेकिन ट्रांसुडेट क्या है? लो प्रोटीन कंटेंट फ्यू सेल्स. कैसे होता है? इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. वही बात है कि हमारे पास क्या हुआ था? कोलॉइडल प्रेशर जो है डिक्रीज़ किया था, उसके रिस्पॉन्स में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ किया था. मोर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस हमारे पास निकल गया है बाहर, तो इसको ट्रांसुडेट कहते हैं. व्हाट इज़ एक्सुडेट? हाई प्रोटीन कंटेंट may contain some white and red cells. अब एक्सुडेट क्या होता है? हाई प्रोटीन कंटेंट वाला होता है. ये कब निकलता है? जब परमिबिलिटी इंक्रीज कर जाती है और कोलॉइडल प्रेशर डिक्रीज कर जाता है. व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ परमिबिलिटी? अब परमिबिलिटी कैसे इंक्रीज करती है? एंडोथेलियल रिट्रैक्शन, यानी कि एंडोथेलियल सेल जो है वो रिट्रैक्ट कर जाते हैं. नॉर्मली एंडोथेलियम लाइज विद नो गैप्स बट इन इन्फ्लेमेशन एंडोथेलियम रिट्रैक्ट्स एंड पोर्स आर क्रिएटेड, हेंस परमिबिलिटी इंक्रीजेस. अब कहते हैं एंडोथेलियम के अंदर गैप्स नहीं होते, लेकिन जैसे ही वो इन्फ्लेम होती है उसके अंदर ट्यूमर कॉज होता है, स्वेलिंग कॉज होती है, तो वो जो सेल्स जो होते हैं वो रिट्रैक्ट कर जाते हैं कुछ और बीच में उनके गैप्स जनरेट हो जाते हैं. उनको पोर्स भी कहा जा सकते हैं. हेंस द परमिबिलिटी इंक्रीजेस. दिस हैपेंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हिस्टामीन और ब्रेडिकाइनिन, यानी कि हिस्टामीन और ब्रेडिकाइनिन हमारे पास परमिबिलिटी इंक्रीज करने के मीडिएटर्स के तौर पे एक्ट करते हैं. एरियाज वेयर परमिबिलिटी इनहेंसेस: आर्ट्रियोल्स, capillaries, venules and endothelial retraction most commonly occur in post capillary venules. ये वो साइट्स हैं जहाँ पे परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है. When components are leaked out of vessel are received by either lymph vessel or lymph node. अब हमने पढ़ा था ट्रांसुडेट एक्सुडेट जो निकल गए हैं, जब वो लीक आउट हो गए हैं तो उनको कौन रिसीव करेगा? या तो वो लिम्फ वेसल के अंदर ट्रैवल करेंगे या वो लिम्फ नोड तक पहुंचेंगे. इफ़ दे गेट एक्यूमुलेटेड इन लिम्फ वेसल दे कॉल्ड लिम्फेंजाइटिस. एग्जाम्पल सोर थ्रोट, यानी कि अगर वो लिम्फ वेसल के अंदर आके एक्यूमुलेट हो गए हैं थ्रोट की लिम्फ वेसल के अंदर तो वो लिम्फेंजाइटिस बोला जाएगा. इफ़ दे एक्यूमुलेट इनटू लिम्फ नोड दे कॉज लिम्फेंडाइटिस. एग्जाम्पल टॉन्सिलाइटिस. यहाँ पे मैंने थ्रोट के अंदर की एग्जाम्पल ली है कि अगर ये ट्रांसुडेट एक्सुडेट जो है ये ट्रेवल करते हुए लिम्फ
वेसल के अंदर एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं थ्रोट में, तो वो लिम्फेंजाइटिस कॉज करेंगे, सोर थ्रोट होगा वो। लेकिन अगर वो हमारे अंदर टॉन्सिल्स के अंदर आके लाइब्रेट हो गए हैं या फिर एक्यूमुलेट हो गए तो लिम्फेंडाइटिस, जो कि टॉन्सिल्स हैं। अब ये सारे थे हमारे पास वेस्कुलर इवेंट्स थे, वेस्कुलर चेंजेस थे। किस तरह हमारे पास डायमीटर इंक्रीज हुआ है, उसका मैकेनिज्म क्या था, हमारे पास एंडोथेलियल रिट्रैक्शन था, किस तरह हमारे पास उसके अंदर आरबीसीज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई है, ये सब कुछ हमारे पास वेस्कुलर चेंजेस थे। नाउ व्हाट विल बी द सेलुलर इवेंट्स अकरिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, वेसल इज डायलेटेड एंड बिकम परमिएबल एंड ब्लड वेसल RBCs are arranged in center and WBCs on sides. अब इन्फ्लेमेशन के रिस्पॉन्स में क्या होता है, ब्लड वेसल डायलेट कर जाती है, जो कि एक वेस्कुलर चेंज था। इस वेस्कुलर चेंज के नतीजे में हमारे पास सेलुलर चेंज क्या आ रहा है कि ब्लड वेसल के अंदर के जो सेल्स हैं उनकी अरेंजमेंट चेंज हो गई है। RBCs अपने रिलेटिवली स्मॉलर साइज़ की वजह से सेंटर में, जबकि WBCs साइड्स पे चले जाते हैं। इसको कहते हैं मार्जिनेशन। ड्यू टू वेजोडाइलेशन ल्यूकोसाइड बिकॉज ऑफ लार्ज साइज सेडिमेंट ऑन मार्जिन्स। अब वो सेडिमेंट तो कर गए ल्यूकोसाइड अपने लार्ज साइज की वजह से हमारे पास मार्जिन्स ऑफ द ब्लड वेसल या एंडोथेलियम पे, फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे अटैच होना होगा, एडियर होना होगा। एडिशन, सिलेक्टिन्स एंड इंटीग्रिन्स प्रेजेंट ऑन एंडोथेलियम cause WBCs to bind to margins by diapediced WBCs escape the vessel and by chemotaxis reach the ospinized cell. एडिशन जो होती है वो सिलेक्टिन और इंटीग्रिन्स की वजह से होती है। जैसे ही एडिशन हो जाती है हमारे पास उन सिलेक्टिन और इंटीग्रिन्स की वजह से WBCs की, तो उसके बाद उन्होंने लीक आउट करना होता है। लीक आउट करने के लिए जो प्रोसेस होता है वो डायपेटिसिस होता है। फिर उसके बाद वो इन्फ्लेमेशन साइट से जो केमिकल सिग्नल्स जो आ रहे होते हैं कीमोटैक्सिस के ज़रिए उधर पहुंच जाते हैं, और जो सेल्स होते हैं जो सिग्नल्स दे रहे होते हैं बेसिकली वो ऑप्सनाइज्ड होते हैं। What is opsonization? Process by which necrotic or traumatized cells are marked so that neutrophils reach them. अब हमने बोला डायपेटिसिस के ज़रिए लीक करेंगे और कीमोटैक्सिस के ज़रिए पहुंचेंगे, लेकिन कीमोटैक्सिस के लिए सिग्नल्स उनको आएंगे कैसे? वो जो नेक्रोटिक सेल्स या ट्रोमेटाइज सेल्स जो हैं उनको हमारे होस्ट सेल्स मार्क कर देते हैं। जब वो मार्क हुए होते हैं तो हमारे पास ऑटोमेटिकली न्यूट्रोफिल्स उन तक पहुंचते हैं। फिर जब न्यूट्रोफिल्स उन तक पहुंच जाते हैं द नेक्स्ट प्रोसेस इज देयर फेगोसाइटोसिस। At the very last stage, neutrophil extend its pseudopodia around necrotic cells, where pseudopodia join neutrophil phagocytose the injured cell. अब हमारे पास इसमें क्या होता है कि न्यूट्रोफिल अब पहुंच गया कीमोटैक्सिस के जरिए नेक्रोटिक सेल्स तक, तो अपने दोनों साइड्स के ऊपर से अपने pseudopodia को एक्सटेंड करेगा और उसके अराउंड रैप करेगा। जैसे ही वो दो pseudopodia मिल जाएंगे वो उसको इनगल्फ कर लेगा, फेगोसाइटोज कर लेगा। अब जो फेगोसाइट जो होता है सेल दैट इनगल्फ्स, जो सेल इनगल्फ कर रहा होता है, और फेगोसोम अ डैमेज सेल दैट इज बीइंग इनगल्फ्ड। After the neutrophil engulfs the phagosome, this is engulfed by lysosome and complex is formed called lysophagosome. अब न्यूट्रोफिल ने तो उस फेगोसोम को इनगल्फ कर लिया, फेगोसाइटोज कर लिया, फिर वो उसको लाइसोसोम के पास लेके गया। लाइसोसोम ने उस न्यूट्रोफिल को भी इनगल्फ कर लिया जिसके अंदर फेगोसोम था, तो इस कम्प्लेक्स को बोला जाएगा लाइसोफेगोसोम। अब लाइसोफेगोसोम बन गया है, उसके बाद उसकी क्लियरेंस कैसे होगी, यानी कि अब उस इन्फ्लेमेशन की कॉज को ख़त्म कैसे किया जाएगा। इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन फाइनल स्टेप इज क्लियरेंस। फेगोसोम इज डाइजेस्टेड बाय लाइसोसोम बाय टू pathways: oxygen dependent pathway, non O2 dependent pathway. What happens in O2 dependent pathway? अब हमारे पास जो लाइसोफेगोसोम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फेगोसोम है जिसको न्यूट्रोफिल ने इनगल्फ किया हुआ है। ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे में क्या होगा? फर्स्ट, ऑक्सीजन विल बी कन्वर्टेड टू सुपर ऑक्साइड in the presence of NADPH oxidase. Now this superoxide will be converted by superoxide dismutase into H2O2, that is hydrogen peroxide. Then myeloperoxidase will convert this hydrogen peroxide into HOCl, that is bleach. Now bleach will dissolve the phagosome. अब ये लाइसोसोम के अंदर हो रहा है, वो प्राइमरी लाइसोसोम है,
उसके अंदर सेकेंडरी वेसिकल नहीं है, मीन्स उसके अंदर लाइसोजाइम एंजाइम नहीं है। उस एंजाइम्स की एब्सेंस की वजह से वहाँ पे O2 डिपेंडेंट पाथवे फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है उस O2 डिपेंडेंट पाथवे में, ऑक्सीजन पहले अपने सुपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है, सुपर ऑक्साइड से वो हमारे पास हाइड्रोजन परऑक्साइड में, और हाइड्रोजन परऑक्साइड से वो कन्वर्ट हो रही है ब्लीच में, और फिर वो ब्लीच डिज़ोल्व कर रही है उस फेगोसोम को। ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन द एंजाइम्स। What happens in non-O2 dependent pathway? Occurs in secondary vesicle that contain lysozyme। अब ऐसे हमारे पास लाइसोसोम जिसके अंदर सेकेंडरी वेसिकल यानी कि अपना एंजाइम है, लाइसोजाइम एंजाइम है जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, वहाँ पे ऑक्सीजन डिपेंडेंट पाथवे को चलाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें डायरेक्टली क्या होगा, लाइसोजाइम प्लस फेगोसोम, उस लाइसोसोम के अंदर वो सेकेंडरी वेसल से एंजाइम रिलीज हो जाएगा जो कि फेगोसोम के ऊपर एक्ट करेगा, हाइड्रोलिसिस होगी, फेगोसोम हाइड्रोलाइज्ड। मैक्रोफेजेस also follow non-oxidative pathway, hence this is how the cause of the injury or inflammation is cleared. This was my presentation about the inflammation, its sequence, sequence of acute inflammation, and then phagocytosis and its clearance. Hope you have understand it well. Thank you so much. Allah Hafiz.